नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नई रणनीति के साथ। वरिष्ठ अध्यापक को अभी आपके जो है लगभग 50 दिन बच गए हैं। कितने? 50 दिन बच गए हैं। तो मैं वो 50 दिन की रणनीति लेकर ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको बचे हुए 50 दिनों में किस तरह से करना है, तो बहुत ही शानदार रणनीति है। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े से टाइम के अंदर मैं आप इसके बारे में बता दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे मेहनत से अधिक जो काम रहता है वो रणनीति का रहता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि आप अगर समय रणनीति को समय देंगे तो आपकी मेहनत सही दिशा में जाएगी, और अगर आपने रणनीति को समय नहीं दिया तो हो सकता है कि मेहनत आपकी सही दिशा में न हो, आप विपरीत दिशा में ही जा रहे हो या गलत कुछ पढ़ रहे हो या गलत तरीके से तैयारी कर रहे हो। क्योंकि वर्तमान का समय जो है वो रणनीति का समय, जिसे हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, वो स्मार्ट स्टडी आती कहाँ से है? वो रणनीति से आती है। कहाँ से आती है? वो रणनीति से आती है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है ना, पहले रणनीति बनाई जाती है फिर स्मार्ट स्टडी की जाती है। ऐसा नहीं है कि सीधे स्टडी कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी हो गई, ऐसा नहीं होता है। सभी कहते हैं स्मार्ट स्टडी होती क्या है, ठीक है ना, तो वो भी मैं बताने वाला हूं कि स्मार्ट स्टडी यही होती है कि रणनीति बनाइए। आपका चाहे समय लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, मैं हमेशा ये कहता हूं आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमेशा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम की एक एक लाइन, और मैं क्या कहता हूं, हर टीचर यही कहता है कि पाठ्यक्रम की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। और याद होने से तात्पर्य ये नहीं है कि आप पाठ्यक्रम का रट्टा मार के लोगों को बताते जाएं कि हाँ ये वाले टॉपिक है। नहीं, आपको पाठ्यक्रम याद इसलिए होना चाहिए कि आपने वो सारे टॉपिक कर रखे हैं, और कौन सा टॉपिक कहाँ से किया है आपने, और किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्नों पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न हल करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जा सकती है, किस पुस्तक से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इन दिनों कौन सी पुस्तक ज्यादा चल रही है, और कौन सी पुस्तक जो है आजकल के प्रश्नों के आधार पे, जैसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्न दे रही है। ये सारी रणनीति होती है, स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आता है ये सारा, कि हम ये योजना बनाते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये मंथन करते हैं, और फिर उन चीजों को कलेक्ट करते हैं और वही चीजें पढ़ते हैं। और सीधा मेहनत करना वो होता है कि बाजार गए और बड़ी सारी किताब उठा के ले आए और पढ़े जा रहे हैं, बस इतना सारा मैटर इकट्ठा कर लिया, ये किताब इकट्ठी कर ली, वो किताब इकट्ठी कर ली, वो किताब इकट्ठी कर ली, किताबें बहुत सारी इकट्ठी कर ली। कुछ दिनों बाद फिर नए ये प्रश्न पत्र आ गया, ये नई ऑब्जेक्टिव आ गई, ये रणनीति आ गई, ये ब्रह्मास्त्र आ गया, ये रामशास्त्र आ गया। इस तरह से आप लोग उनको इकट्ठे करते रहते हैं। आपको ऐसा डर रहता है कि न जाने इस किताब में से ना जाए, न जाने इस किताब से ना आ जाए। लेकिन होता क्या है कि सभी किताबों में एक ही चीज होती है लगभग, और जो आसान चीज है वो सभी से याद कर लेते हैं, और कठिन चीज आपको किसी से याद नहीं हो पाती। इससे अच्छा कुछ किताबें, सीमित किताबें हों जिनकी सभी चीजें आपको याद हो, सभी विषय वस्तु आपको याद हो, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो सरल हो, दोनों के दोनों। तो आज मैं वही 50 दिन की रणनीति बताने वाला हूं कि आप क्या ध्यान रखें। मैं यहाँ पाठ्यक्रम करवाने नहीं आया हूं, ना ही मैं फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा, ना ही सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि उनकी तैयारी कैसे करनी है, ऐसी क्या योजना बनाई जाए कि 50 दिन जो है वो आपके 100 दिनों का काम करे कम से कम। तो चलो देखते हैं। वरिष्ठ अध्यापक रणनीति 50 दिन का महासंग्राम। अब 50 दिन महासंग्राम रखना है आपने, और इन सब में क्या है, आपने सबसे पहले क्या है, परीक्षा कब है अपनी? परीक्षा है प्यारे विद्यार्थियों 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में हमारी परीक्षा है। कब है परीक्षा हमारी? परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में हमारी परीक्षा है। ठीक है, तो इस दौरान हम जो रणनीति बनाने वाले हैं वो पहले 30 दिन की,
फिर 12 दिन की और फिर 5 दिन की। इस तरह से मैंने इसको विभाजित किया है कि आपको पाठ्यक्रम जो बचा हुआ है, चाहे फर्स्ट पेपर है और चाहे सेकंड पेपर है, दोनों को बराबर समय देना है। चाहे फर्स्ट पेपर है और चाहे सेकंड पेपर है, दोनों को आपने बराबर समय देना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये रणनीति बनानी है। 30 दिन संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब 25 मई से लेके 24 जून, चाहे तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद रह सके ताकि, ठीक है ना। 25 मई से 24 जून 30 दिन बनते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब 25 मई से 30 जून, एक महीने में आप संपूर्ण पाठ्यक्रम कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है कि अगर आपका पहले पाठ्यक्रम नहीं हुआ है तो आप इन दिनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। मान लो 30 की जगह ये 24-25 कर सकते हो, और इधर 12 की जगह इसको 2 दिन कम कर सकते हो, और आखिर वाला 2 ही बार। जैसे मैंने ये 3 बार पाठ्यक्रम करने के लिए आपको बना दिया कि 3 बार आप स्पीडली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको 2 बार में कन्वर्ट कर सकते हो और बचा हुआ पाठ्यक्रम उन दिनों में कर सकते हो। कहने का मतलब तीसरी बार में मैंने 5 दिन दिए, 10 को जगह 12 कर सकते हो, 12 की जगह 10 कर सकते हो, 30 की जगह 25 करके बाकी बचे हुए दिन 5-7 दिन 10 दिन आप और यूज कर सकते हो। लेकिन होगा फिर 2 बार ही पाठ्यक्रम हो पाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम अब आपको 2 बार तो और करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी आप पाठ्यक्रम 5 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट करें और फिर 5 दिन में पूरा पाठ्यक्रम एक बार फिर रिवाइज करें, तो वो आनंद आने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखें। पहले आपने 30 दिन संपूर्ण पाठ्यक्रम का विभाजन करना है। अब आपने ऐसे सोच लिया कि 30 दिन में मैं पाठ्यक्रम कर दूंगा, ऐसा अगर सोच के पाठ्यक्रम करने लगेंगे तो नहीं होगा। अब 30 दिन को भी आपने क्या करना है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को, चाहे फर्स्ट पेपर का है और चाहे सेकंड पेपर का है, दोनों के टॉपिक उठाने हैं। क्या उठाना है? आपने सिलेबस उठाना है। सिलेबस उठा के दोनों के टॉपिक उठाने हैं, समझ गए? दोनों के टॉपिक उठाने हैं और तय करना है कि मैं 7 दिनों में कितने टॉपिक कर लूंगा। कितने? 7 दिनों में कितने टॉपिक कर लूंगा दोनों के। और 7 चौके 28, 7 चौके 28। तो कहने का मतलब 4 दिनों में 4 भागों में बांटना है पूरे पाठ्यक्रम के। इसके साथ आपकी साइकोलॉजी वगैरह, शैक्षिक प्रबंधन वगैरह सब कुछ इसके साथ ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारी चीज़ें आपने टॉपिक ऐसे करनी है कि ये इतने टॉपिक मैं 7 दिनों में कर लूँगा फर्स्ट पेपर के, इतने टॉपिक सेकंड पेपर के कर लूँगा, इतने साइकोलॉजी वगैरह ये सब कर लूँगा, और इस तरह से इतने टॉपिक अगर करता जाऊँगा तो 30 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने 7 दिन का टारगेट है, 7 दिन के अंदर जितने टॉपिक आपने तय किए हैं उतने टॉपिक सभी कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये चलोगे कि मैंने 30 दिन में कंप्लीट करना है, रोज स्पीड से किए जा रहे हो, स्पीड से किए जा रहे हो, तो ये होना मुश्किल हो जाएगा। पहले इनको बांट लो, 4 भागों में बांट लो सभी को ही दिनों के हिसाब से। कहने का मतलब 25 से लेकर 2 जुलाई तक, 2 जून तक, इस तरह से 7-7 दिन का बना के सभी को, चाहे वो मनोविज्ञान है, चाहे वो शैक्षिक प्रबंधन है, और चाहे वो फर्स्ट पेपर है, चाहे वो सेकंड पेपर है, सभी को इस तरह से 7-7 दिनों में बांट लो। और आप सोचो कि हाँ, फर्स्ट पेपर के मैं 7 दिनों में इतने टॉपिक कर लूँगा, और सेकंड पेपर के जो आपका विषय है उसके भी मैं 7 दिनों में इतने टॉपिक कर लूँगा, और मनोविज्ञान के इतने कर लूँगा, शैक्षिक प्रबंधन के इतने कर लूँगा। इस तरह से टोटल इतने टॉपिक हो जाएंगे, और इस हिसाब से 30 दिनों में फर्स्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, और मनोविज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगी एक बार, और शैक्षिक प्रबंधन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से बांट के, और आपने पूरी कोशिश करनी है कि 7 दिनों में इस चीज़ को कवर करना है, और इसके लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, बाहरी जो कुछ भी है सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, और कम से कम आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये कम से कम है, कम से कम आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर। और ये रणनीति चाहो तो आप एक दिन बना सकते हो, बाकी मैंने बता ही दिया आपको। फिर आपने क्या करना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम हो गया। फिर 25 जून से लेकर 6 जुलाई तक 12 दिन। अब आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को 12 दिन में एक बार निकालना है। अगर कोई किसी को लगता है कि उस तरीके से उसकी नहीं है, तो 12 दिन को ये आगे भी कर सकता है या पूरा, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसी तरीके से इसको किया जा सकता है। अगर आप चाहो कि 12 दिन में न करके आप एक बार ही करें तो गैप ज़्यादा आ जाता है। कहने का मतलब 12 और 5 17 पेपर तक आप अगर एक बार ही रिवाइज करना चाहते हैं इसको 17 दिनों में, तो जो पहली चीज़ आपने यहाँ पढ़ी है 17 दिन पहले, वो पेपर तक याद नहीं रहेगी। इसलिए आखिरी जो रणनीति होती है, आखिर में चाहे आप पहले कुछ भी किए, लेकिन आखिरी 5 दिनों में या 3-4 दिनों के अंदर एक बार पाठ्यक्रम को सरसरी निगाह से देखना ही
पढ़ता है जाने से पहले। ये तय है, चाहे आपने पहले कितने पढ़ा है, लेकिन आखिरी 5 दिनों में आपने सरसरी निगाह से देखना है, 5 दिन में कोई भी पढ़ा हुआ भूलते नहीं है। तो दूसरा 12 दिन में, और तीसरी बार आपने सरसरी निगाह से देखना है। अब जब 5 दिन में पूरा पाठ्यक्रम देखना है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने को करना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स तैयार। क्या करने पड़ेंगे? शॉर्ट नोट्स। अब आप कहोगे जब इतनी स्पीड से हम पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि जो विद्यार्थी है वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। पहली बार तैयारी करने वाले बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, और अभी तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थी भी बहुत कम होते हैं। अधिकतर विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और सबके शॉर्ट नोट्स बने होते हैं। अगर फिर भी नहीं बना है तो स्पीडली, जब आप इन दिनों आपको लग रहा है कि आपकी इतनी स्पीड है कि आप इसे शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते, तो कम से कम आपने ऐसी चीज़ों के नाम जरूर लिखना है शॉर्ट नोट्स के रूप में इन 50 दिनों में। वैसे 50 दिनों में साथ साथ में चीज़ें बन सकती है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो किसी और के लिए नहीं होते हैं, वो सजावट से नहीं तैयार किए जाते। अब तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कम से कम जब परीक्षा नहीं आती तब आप सजावट से तैयार कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स को भी भर्ती नहीं आई हुई है तब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है ना, सजावट के साथ, सारणी के साथ, या फिर कहूँ कि डायग्राम के साथ। लेकिन अब आप उसे तैयार नहीं कर सकते। और शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके लिए होते हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे कभी नहीं होते कि उसे हर कोई पढ़े और हर किसी के समझ में आ जाए, ऐसे कभी शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी इस तरह से तैयार करता है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको 1 पेज में मैंने तैयार कर लिया है, 1 पेज में पढ़ते ही ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, 10 पेज को मैंने 1 पेज में तैयार किया है, तू पढ़ ले, तेरे समझ में आ जाएगा। अगर उसके समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने उस पर अपनी मेहनत जाया की है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ें नहीं आती है, जो चीज़ें आप भूलते हैं, उनको शॉर्ट में लिखना, समझ गए, उनको शॉर्ट में लिखना, ताकि देखते ही आपको जो चीज़ें, आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे लिखो जैसे हम एमए की या बीए की परीक्षा देने जाते हैं तो हम जैसे बिंदु लिखते हैं ना, बिंदु बिंदु याद कर लेते हैं, फिर अंदर वाले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बिंदु बिंदु याद कर लेते हैं और उन बिंदुओं को वहाँ लिखते हैं, तो फिर हमें साथ साथ अंदर क्या लिखना है वो हमें याद आ जाता है। उसी तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स में हमें याद क्या नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ा सा लिखते ही हम जैसे ही देखेंगे, देखते ही हमें सारी याद आ जाएगी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी की कोई ट्रिक है, कोई नदियों की कोई सारणी है, उसको थोड़ा सा लिखते ही आपको पता चले कि हाँ ठीक है ये वाली नदी, हाँ ये इतने 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 आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको पढ़ना ना पड़े झटाक से, उससे शॉर्ट नोट्स बोलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और अब अगर नहीं बन पाते हैं, अब अगर कोई लेट लगा है, कोई पहली बार तैयारी कर रहा है, किसी को समय नहीं मिला, तो आप कम से कम शॉर्ट नोट्स में ये जरूर लिखते जाएं कि ये चीज़ मैंने पढ़नी है, मुझे याद नहीं होती है। तो जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है, जो आपके लिए कठिन है और जो महत्वपूर्ण है और जो जरूर पढ़नी है, जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि इनसे प्रश्न जरूर आएंगे, उनको यहाँ लिखते जाए शॉर्ट नोट्स के रूप में, और फिर उनको देख कर उसके हिसाब से वहाँ किताब में जाके स्पीडली रिवाइज कर लें। और चाहे तो पृष्ठ संख्या भी लिख सकते हैं, बुक संख्या भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है, इसलिए ये उन विद्यार्थियों के लिए। बाकी विद्यार्थियों ने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और कुछ और आप तैयार कर सकते हैं। अभ्यास अवश्य करें, इन दिनों में आपने अभ्यास अवश्य करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव पुस्तकें आ रही है उनको आप देखें, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव पुस्तकें आ रही है उनको भी आप देखें यहाँ साथ में, ठीक है। और उसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज वगैरह किसी की है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप टेस्ट देने जा रहे हैं डेली या इस तरह से समय बर्बाद नहीं करें कि कहीं आप डेली टेस्ट देने जा रहे हो या रोज़ाना लगातार टेस्ट करते जा रहे, ऐसे नहीं। दिन में टॉपिक रखें, उन टॉपिकों का टेस्ट दें, और टेस्ट में जो भी प्रश्नोत्तर आपने, मान लो किताब ला रखी है कोई प्रश्नों की, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उन प्रश्नों को करते जाओ या रट्टा मारते जाओ। रट्टा नहीं मारना होता कभी भी प्रश्नों का, ठीक है ना। प्रश्नों को पढ़ना होता है और देखना होता है कि ये प्रश्न जो है इसमें से ये चीज़ आई है तो अन्य चीज़ कहाँ से आ सकती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रश्न के अंदर मैं ये मानूं
कि जैसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कोई संधि पूछी है तो आप अन्य संधि के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे फसल में किसी प्रश्न में किसी फसल की जो क्या बोलते हैं उसका ब्रांड वगैरह पूछा है, ठीक है ना, तो उस फसल के बारे में या वो फसल कहाँ अधिक होती है कहाँ कम होती है, ठीक है, ये चीज़ अगर पूछी है तो आपने जो पूछा है वो तो याद रखना ही है। अन्य फसलों को भी आपको रिवाइज होना चाहिए। अचानक से आपने रिवाइज करना है कि बाकी फसलों की क्या कंडीशन है। तो अभी आप थोड़ा सा आराम से मतलब थोड़ा सा आप उन प्रश्नों पर ध्यान दे सकते हो। आखिरी समय में जो ये 12 दिन है, इन 12 दिनों में तो आपको ज़्यादा नहीं होगा, इसमें तो आपने फटाफट ऑब्जेक्टिव निकालने हैं स्पीड से, और इन 5 दिनों में आपको अगर लगे तो ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, नहीं तो एक बार पाठ्यक्रम पूरा रिवाइज करना है। यहाँ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देना है। और ऑब्जेक्टिव किस लिए होते हैं? ऑब्जेक्टिव इसलिए होते हैं, रट्टा मारने के लिए नहीं होते। ये इसलिए होते हैं कि वहाँ जब प्रश्न पत्र आपके सामने आए तो आपको ऐसा लगे कि ऐसे प्रश्न तो मैं हल करता रहता हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें। और आपको बता दूँ कि जो पिछले 4-4, 5-5 सालों से यहाँ तक कि 10-10 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से भी गलती हो जाती है। OMR शीट भरने में, प्रश्नों को समझने में, उनकी जो भाषा है उसको समझने में कहीं न कहीं गलती हो जाती है। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो उस गलती से कहीं न कहीं हम जो है मतलब उस गलती से हम बच सकते हैं। ऐसी कंडीशन हो सकती है हमारी कि हम उस गलती से बच जाते हैं। तो बार बार अभ्यास करने से, तो प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें, लेकिन पाठ्यक्रम का जरूर ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम साथ साथ चलना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ध्यान रखना है 40% का। प्रथम प्रश्न पत्र में 40% का ध्यान रखना है। इस 40% के लिए आपने क्या करना है, उन बिंदुओं को छांटना है जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे समसामयिकी है, ठीक है ना, फरवरी से लेके आप मई तक की पढ़ सकते हैं मान लो, ठीक है ना, आपको इसमें रुचि है तो आपकी रुचि वाले बिंदु छांटिए। पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बात, सेकंड ग्रेड के लिए फिर आपको बता रहा हूँ। इस पर फिर से देखता हूँ कोई समय मिलेगा तो, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आपने उन बिंदुओं को छांटना है जो आपके बहुत अच्छे हैं और जिनमें आपको बड़ी रुचि है। उन बिंदुओं को आप छांट लीजिए 40% के लिए। आपने मान लो छांट लिए, टोटल मिला के 20 या 25 बिंदु छांट लिए, 20 बिंदु छांटे, लेकिन 20 बिंदुओं में आपको ऐसा लगा कि इन 20 बिंदुओं से तो 40% बनेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर आप कुछ और छांट लीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो पसंदीदा 20 बिंदु है और उनसे लगभग 50% आराम से कवर हो रहा है, आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। जो 20 बिंदु आपको पसंद है तो उन 20 बिंदुओं पर अच्छी पकड़ बना लीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनका सब कुछ तैयार कर लीजिए ताकि ये 40% आपका कवर हो सके। बाकी पढ़ने सभी बिंदु है, जो बिल्कुल ही नहीं आता उसको छोड़ देना, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने सभी हैं, सभी को देखना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सभी में देखनी है और आपने सारा पाठ्यक्रम पढ़ा है। लेकिन ये 20 बिंदु है, क्योंकि आजकल प्रश्न पत्र ऐसे आने लग गए हैं कि पता ही नहीं चलता प्रश्न कहाँ से पूछा है। और ऐसा नहीं है कि बाहर से पूछते हैं, आते तो किताबों से, जो बाजार में आपकी किताबें उपलब्ध है प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो 50% का डाटा आपने तैयार करना है, कहने का मतलब 40% पक्के करने के लिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि इस 50% में से तो मैं कहीं से नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे ये 50% मेरे आएंगे, तब जाकर आपके क्या है 40% या 35% उसमें से आएंगे। और बाकी 5 जो है आप थोड़ा थोड़ा करके, बाकी जो सारा पाठ्यक्रम, बाकी बचा हुआ जो 50% पाठ्यक्रम था उससे आप थोड़ा थोड़ा करके ये कवर कर लोगे। कहने का मतलब 40% के लिए आपको 50% पाठ्यक्रम अच्छे से करना है, उससे आपके 35 आ जाएंगे। और अच्छे से का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया, अच्छे से का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो सभी याद करते हैं, पूरा पाठ्यक्रम ही याद करना होता है, उसको हम अच्छे से ही कहते हैं। लेकिन ये अच्छे वाला वो है कि कहीं से भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, जैसे मर्जी घुमा के पूछ ले, और आप जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे होते हैं तब आपको ये फिक्स होना चाहिए कि इन बिंदुओं से मेरा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा है। अगर प्रश्नों में कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है तो उसको आप अलग से नोट करें, अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करें। जैसे आप अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न में आपको कोई ऐसी चीज, ऐसा प्रश्न मिला कि इस तरीके से घुमा के ये कैसे पूछा है और ऐसे कैसे हो सकता है और ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या, ठीक है ना, तो उस चीज को यहां शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें।
क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं। जब हम अभ्यास प्रश्न कर रहे होते हैं ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं। उस वक्त तो हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, बाद में वही चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है और वो तरीका प्रश्न पूछने का, वो सारी चीज़ें निकल जाती है। बाद में परीक्षा में हमें याद आता है कि अरे ऐसा ही प्रश्न पूछा था, लेकिन अब फिर दिमाग से निकल गया। तो उस चीज़ को यहाँ नोट करें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर, जैसे कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान से जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भूगोल से भी वैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, उस प्रकार का, उसी तरीके का। तो उसमें अगर उस तरीके का प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर क्या दे सकते हो। तो अलग अलग ये सभी चीज़ों का यहाँ आप तैयार कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि अगर मन लगाकर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। 50 दिन बहुत होते हैं, डटकर आप 15 घंटे तैयारी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि यहाँ इस संसार के अंदर सब अपने अपने लिए आए हुए हैं, ठीक है ना, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि मैं कोई न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर पॉजिटिविटी के लिए बता रहा हूँ आपको कि अंदर रहने के लिए, अपने को एकांगी करने के लिए, रिश्तों से अलग होने के लिए कुछ समय के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रिश्तों से बिल्कुल अलग होना, लेकिन कुछ समय के लिए होना ज़रूरी है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी कुछ समय के लिए रिश्तों से अलग होना ज़रूरी है। मैं एक रील देख रहा था, उसके अंदर पता चल रहा था कि जो इंसान है उसकी वैल्यू पैसे से होती है, और ये ज़रूरी है। हम किसी को वैल्यू कैसे देते हैं, या उसके बाद बहुत अधिक ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान पहली नज़र में सामने नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। और तो पहली नज़र में जो चीज़ नज़र आती है वो पैसा ही नज़र आता है। हमें पता चलता है कि ये पैसे वाला है, तो हमें उसे तवज्जो देनी पड़ती है, और आप नहीं दोगे तो वो तवज्जो ले लेता है। तो ये ज़रूरी रहता है। तो आपको कुछ समय के लिए रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर आया हुआ था कि लोगों को देखा है कि शादियां करते हैं, बड़ी बड़ी विशालकाय शादियां करते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं, रात को 10-10 दिनों तक रात को डीजे पर नाचते हैं। शादी से पहले पार्टियां होती है, शादी के बाद भी पार्टियां होती है, और अचानक और जगह जगह व्हाट्सएप पर मैसेज भी घूमते हुए नजर आते हैं। वो कौन से मैसेज होते हैं कि इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, कोई है क्या, और उस ब्लड ग्रुप को, उस ब्लड की व्यवस्था करते कौन है, समाज सेवक करते हैं, कुछ एक समाज सेवक है, वो बेचारे व्यवस्थाएं करते हुए नजर आते हैं। तो जब आप शादी ब्याह में इतने इतने सारे लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, तो फिर वो ब्लड देने वाले वक्त वो कहाँ चले जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते नाते ज़रूरी है, तो अभी आप एक बार काम करना कि अपने रिश्तेदारों भाई बंधुओं से पैसे मांगकर देख लेना कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे 50,000 लाख 2 लाख की ज़रूरत है, ताकि मैं 1 महीना घर पर बैठ के आराम से, बाहर ना जाना पड़े, मुझे पैसों की मशक्कत न करना पड़े, मुझे 1-2 लाख की ज़रूरत है, तो आप मुझे कृपया करके ये व्यवस्था कीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा किसके लिए आपकी पढ़ाई कितनी की ज़रूरत है। और बिल्कुल नहीं है तो आप लगभग सभी को एक बार ये फ़ोन कर देना, वो आपको कभी पूछेंगे ही नहीं, आपको बुलाएंगे नहीं, और आप निश्चिंत होकर 50 दिन रिलैक्स होकर तैयारी कर लेना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डटकर तैयारी करें। जीत आपकी निश्चित है। मन लगाकर तैयारी करें। दुनिया को भूल जाए, दुनिया जाए भाड़ में, कोई किसी को नहीं पूछता है, पूछ हमेशा इस संसार में उसी को होती है जिसकी जीत होती है। तो जय हिंद, जय भारत।